हेलो एवरीवन, फर्स्ट ईयर क्लास कैसे हैं सब? अच्छे हैं, आशा करते हैं सारे बच्चे अच्छे ही होंगे। ये मेरा रोज़ का टॉपिक है, तो जब हम रोज़ मिलते हैं तो रोज़ भी बातें होती हैं और रोज़ बहुत बातें होती रहेंगी। आप पढ़ाई पर फोकस करिए और हम पढ़ाने पर फोकस करेंगे गाइस। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो क्लास हम आपको पढ़ा रहे थे राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास में जो है हमने छोड़ा था पैराग्राफ, उसके आगे से हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा भाग चल रहा था? भाग तीसरा चल रहा था। तीसरा भाग का पैराग्राफ हम पढ़ा रहे थे और थोड़ा पढ़ा भी चुके थे। अब आगे से अचानक किसी ने भीतर से पूछा। मैं उससे नहीं बोला। यह बात बाबूजी को पता कैसे चली? किसी ने मुझसे पूछा कि तुमने नई बहू से बात नहीं की। यह बात दादाजी तक कैसे पहुंची? उनके मन में ख्याल आ रहा था। और कहते हैं ना, अपने गिरेबान में झांक के कोई नहीं देखता, दूसरे के गिरेबान में सब झांकते हैं। पहले उनको खुद, वो उस घर के लड़के थे, बहू थी, वो पराये घर से आई थी, तो इनको क्या करना चाहिए था? इनको उसे प्यार देना चाहिए, सब उसे बातचीत करनी चाहिए। उल्टा वो अपेक्षा कर रहे हैं कि वो ब्याह करके आई हैं। ब्याह करके आई मतलब खरीद करके आप लाएं। अगर देखा जाए तो लड़के को लड़की खरीदती है, क्योंकि पहली बात तो लड़के वाले दहेज लेते हैं, और दूसरी बात वो अकेले नहीं आती है। वो अकेले आती है और लेने कितने 250-300 आदमी जाते हैं, समझ रहे हैं ना आप? लेकिन बाद में वो अकेली पड़ जाती है, कोई उसका साथ नहीं देता है। और लड़के वाले अकेले लेने नहीं जाते हैं, 250-300 आदमी लेने जाता है। ये बात शायद वो भूल जाते हैं, वो अकेले नहीं आती है। तो अब ये उनके मन में छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं। बेटा, हर गृहस्थ जीवन में अगर पति पत्नी के बीच शंका और क्या कहते हैं कि घृणा और अपना ईगो अगर आप सामने रखोगे तो गृहस्थ जीवन कभी नहीं चल पाएगा, कभी भी नहीं चल पाएंगे। रहेंगे आप छत के नीचे, ना वो पति पत्नी का प्यार एक दूसरे में हो पाएगा। और समाज के देखते हुए तो आप एक छत के नीचे रह रहे हो, पति पत्नी रह रहे हो, लेकिन क्या आपको सुकून रहता है? नहीं। तो मैं चौंक उठा। हाँ, ठीक ही तो है। उनसे यह बात किसने कही? मैंने तो यह बात का किसी से भी जिक्र नहीं किया। उसी ने कहा होगा। मुझे तो सुबह से ही इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि क्यों वह इस इतनी महत्वपूर्ण बात को अत्यंत तुच्छ बनाकर उड़ाए हुए हैं। क्यों नहीं उसने किसी से कुछ कहा? लेकिन उसके बताए बिना कुछ जान ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता। आखिर औरत है ना। अब देखो, बात औरत पर आ गई। मतलब चिट भी और पट भी। अगर 10 अच्छाइयाँ करती है तो कोई नहीं गिनता, अगर एक गलती हो जाती है तो उसे समाज में ढिंढोरा पीटते हैं लोग औरत का। लेकिन उसके बताए बिना कोई जान ही नहीं सकता। आखिर औरत है ना। अम्मा से चाहे ना कहा हो, लेकिन मुन्नी या भाभी से जरूर कहा होगा। मुन्नी या भाभी से मालूम करूं। आप कहते हैं उनसे मालूम कर, अपनी पत्नी से नहीं पूछ सकते हैं कि जा कर के मैं पूछूं अपनी पत्नी से कि क्या अपने और हमारे बीच की बात आपने बाहर फैलाई, कमरे की बात, अपने बेडरूम की बात आपने घर वालों को बताई? भाभी से पूछेंगे, मुन्नी से पूछेंगे, पत्नी से नहीं पूछेंगे। देखिए, नहीं, यह पूछना अपनी कमजोरी होगी। ये फिर झट उसके कान में जाकर बात पिरो देंगी तो सोचेगी कि कितना कमज़ोर आदमी है। कमज़ोर? अभी तो उसने मेरी मजबूती का एक ही झलक देखी है कि मैं उनके पास नहीं गया, उनसे बोला नहीं। तो ऐसे में आप मजबूत नहीं हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप गलत हैं। लाला जी क्या सोच रहे हो ऐसे डूबे हुए? तभी जाने किधर से निकलकर भाभी ने कहा, तुम्हारी तो शादी ना हुई, लगता है दुनिया भर की चिंताओं का बोझ ही तुम्हारे ऊपर आ गया। माथे पर हाथ रखे क्यों बैठे हो? फिर में दर्द हो रहा है क्या? सिर विर में दर्द हो रहा है क्या? माथे पे हाथ रख कर के वो सोच रहे थे अपने जीवन को लेकर के, शादी हो गई है, बीपी आ गई, हमारी पढ़ाई रुक जाएगी, हमारा करियर रुक जाएगा, है ना? ऐसा
इसीलिए वो अपनी सुहागरात के दिन अपनी बीवी के पास नहीं बैठे, उससे पूछा नहीं है। कोई देखे तो समझे जाने किसी लड़के की शादी करनी है तुम्हें। मैं चौंक गया, जैसे चोरी करता हुआ पकड़ा गया हूँ। अपनी चिंताओं और दुखों का दिखाना भी तो भीतरी कमजोरी है। संभल कर कहा, कुछ भी तो नहीं भाभी, सोच साँच तो कोई नहीं रहा, यूं ही बैठा हूँ। मुझे लगता था जैसे घर का संकेत एक एक आदमी या हर मिलने वाला अपनी बातचीत या हरकत से सिर्फ इसी ओर संकेत करता हो, और इस संकेत की चुभन या उसकी जवाबदेही से मैं बुरी तरह भयभीत हो उठता था। ऐसा था, है ना। लाला जी, बनो मत, दिखता तो सभी को है, भाभी ने कहा। आप चाहे जितना छिपा लो, छिपता नहीं है। दिन छिप गया और ना तुम्हें खाने की सुध है ना पीने की। इसके बाद कुछ शैतानी से मुस्कुराकर वे बोली, क्यों, बनी नहीं क्या? मतलब भाभी थी ना, इसलिए मजाक कर रहे थे क्या आप लोग एक पास नहीं हुए, बातचीत नहीं की? उनके मजाक को समझते हुए भी गंभीरता से जवाब दिया, और भाभी बन भी नहीं सकती। घमंड मैं अपने सगे से सगे का नहीं सह सकता। उसे इतना घमंड है, मैं अपने सगे से सगे का घमंड नहीं सह सकता। वो मुझसे घमंड करती है, चाहे कितना ही खूबसूरत हो या पढ़ा लिखा। ऐसे घमंड को यहाँ जूती पर रखते हैं, ऐसे घमंड को। लेकिन उसका घमंड नहीं था, इनकी सोच थी उसके अपनी पत्नी के बारे में। आज भी उन्हें कह सकता कि इतनी जोर से मैंने बाबूजी की बात का जवाब दिया, घर में कहीं बैठी प्रभा को सुनाया या फिर भाभी से बात कही। सो तो बात हमें भी लगती है लाला जी। भाभी ने इधर उधर संकित निगाहों से देखते हुए कहा, धीरे से खुसुर फुसुर करके कहा, प्रभा में थोड़ा सा अपनी पढ़ाई और खूबसूरती को लेकर गुमान है। देखिए, जिठानी जिठानी होती है, भाभी कभी नहीं बन जाती। उन्होंने जैसे ही मौका देखा देवर और देवरानी के बीच का, वैसे ही मौके का फायदा। हाँ, उन्हें रूप का घमंड है, उन्हें पढ़ाई का घमंड है, उन्हें पैसे का घमंड है ना। ऐसे आग लगाना चालू, जलते हुए आग में घी डाल रहे हैं। मुझसे पूछो तो कोई ऐसी परिजादी भी नहीं, यूं अपनी उम्र पर खूबसूरत कौन नहीं होता। मैं भी थी, एक समय था। अपने को कह रहे हैं, हम नहीं थे, अम्मा जी नहीं थी। और कहने के साथ ही वह अपनी बात पर लजा गई। लजा गई मतलब कि मैं भी खूबसूरत थी अपने समय में। हूँ, हाँ, मैंने अपेक्षा से सिर झटका। ऐसी खूबसूरती है तब तो यह हाल है, अगर सचमुच खूबसूरत होती तो न जाने दिमाग का क्या हाल होता। अपनी पत्नी के बारे में अपनी भाभी से कह रहे हैं। मैं जोर से ही बोला था ताकि वह भी सुन ले। भाभी मेरी बात समझ गई, खुशामद से बोली, तुम्हारे हाथ जोड़ूं लाला, जरा धीरे बोलो, नहीं तो कोई जरा से मैं समझेगा कि तुम्हें जाने क्या उल्टा सीधा सिखा रही हूँ। देवर से कह रही हैं, अगर धीरे से बोलो नहीं तो कोई सुनेगा, कहेगा कान भर रहे हैं देवर के। सिखाने की क्या बात है भाभी, मैं क्या समझता नहीं हूँ, अंधा तो नहीं हूँ। कहता था कि मुझे इस कुएं में मत डालो मत डालो, पर तब तो तुम्हें भी जिद चढ़ी थी कि इसके गले में ही फांसी का फंदा क्यों ना पड़े। बताओ अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। अपनी भाभी से कह रहा, मैं तो मना करता था कि शादी मत करो, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती करा दी। अच्छा छोड़ो लाला जी, लाला जी मतलब प्यार से या नाम होगा। तुम भी क्या जरा जरा सी बातों में सिर खपाया करते हो। स्नेह और आत्मीयता से भाभी बोली, चलो खाना खा लो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भी खून गर्म है और वह भी अभी बच्ची ही है, मैं समझा दूंगी उसे। तब भी उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। पर सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि अपने को जाने क्या समझती है, हमें तो बात करने लायक भी नहीं मानती। अपनी भाभी से अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं ताकि भाभी को टाइम मिल जाए उसकी कान खिंचाई करने की, देवरानी की,
कोई आए कोई जाए, ना घूंघट ना पल्ला, बस किताबें ले आई अपने घर से, सो उसे ही पढ़ती रहती है। और तो कुछ लाई नहीं, जो है सो तो है ही पढ़ाई का दिखावा बहुत है। खैर लाला जी, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई इस सबके आगे क्यों बर्बाद करते हो? फिर भाभी थोड़ी देर चुप रही, सोचती सी बोली, कल सुबह का खाना वही बना रही है। तुम्हारे भाई साहब तो कहते थे कि खाना क्या बनाती है, अमृत बनाती है, उंगली चाट चाट कर खाओ तब भी संतोष न हो। अपने आदमी के बारे की बात अपने देवर से कह रही हैं कि वो खाना तो बहुत अच्छा बना लेती है आपकी पत्नी, और आपके भैया कह रहे थे कि ऐसा बनाते कि उंगली चाट चाट के खाओ। उन्हें क्या पता, मैं सहसा पूछ बैठा, उन्हें कैसे पता? भाभी कुछ चौंकी, फिर साधारण बात की तरह कहा, देखने गए थे तो खा आए होंगे, तभी तो तारीफ के मारे घर भर दे रहे हैं। कल तुम्हें देख लेना। फिर वे मुड़कर चल दी। अच्छा जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, 2 रोटियां खा लो, मैं चलकर परोस रही हूँ। मतलब अपनी तारीफ अपने मुंह कर रहे हैं कि तुम चलो और तुम्हारा खाना जो है मैं परोस रही हूँ और तुम आकर के खा लो। हाँ, उनकी पत्नी को उनकी नज़रों में गिराएं। थैंक यू क्लास। आज के लिए बस इतना ही। ये भी चैप्टर बड़े हैं इसलिए पैराग्राफ वाइज पढ़ाएंगे।